हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। कल हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वर्त के मानक समीकरण की और वर्त के व्यापक समीकरण की। मैंने आपको बताया था कि जो वर्त का मानक समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और वर्त का जो व्यापक समीकरण होता है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारे पास ये वर्त का मानक समीकरण है उसकी त्रिज्या होती है r। त्रिज्या क्या है इसकी? r, और इसका जो केंद्र होता है वो हमने h, k माना था। इस प्रकार हमारे पास कोई वृत्त था, ये जो वृत्त था इसके अंदर ये केंद्र था इसका h, k, और इसकी त्रिज्या मैंने मानी थी r। अब हमारे पास जो व्यापक समीकरण है उस वर्त के व्यापक समीकरण में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इसका केंद्र होता है वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, और वर्त की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या होती है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये वर्त के केंद्र और त्रिज्या दोनों रूपों में, मानक रूप में और वर्त के व्यापक समीकरण के रूप में। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक हैं मैन। इसकी 3 कंडीशन होती है हमारे पास जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कंपटीशन एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी में, या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमसे पूछ सकता है। जनरली सीधे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि यदि आपसे इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करता हूं मैं, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये जो वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या हो, सी से बड़ी हो। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, सी से बड़ी हो। तो जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी होगी, इसका मतलब वर्त होगा वो एक वास्तविक वर्त होगा। वर्त किस रूप में होगा? वास्तविक रूप में होगा, मतलब वर्त का वास्तव में अस्तित्व है। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो। दोनों ही बातें सेम है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू या तो सी से बड़ी हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वृत्त होगा वो वास्तविक रूप में होगा, मतलब वर्त वास्तव में है। दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, सी के इक्वल हो। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, सी हो। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि आर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो वृत्त होगा वो एक बिंदु वृत्त के रूप में होगा। बिंदु वृत्त मतलब जो हमारे पास त्रिज्या होगी इसकी r वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास इसकी त्रिज्या है r, यदि मैं इसको 0 कर दूं तो ये जो वृत्त होगा वो केवल एकमात्र बिंदु के रूप में होगा, मतलब उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का सा होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो सी से क्या हो जाए, छोटी, या इसको आप ये कह सकते हो कि r की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वृत्त होता है वो एक काल्पनिक वृत्त होता है। काल्पनिक वृत्त, काल्पनिक वृत्त का मतलब वर्त हमारे पास वास्तव में है ही नहीं। क्यों? r की वैल्यू क्या 0 से छोटी होती है, तो इस कंडीशन में वर्त हमारे पास नहीं बनेगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास है। पहली कंडीशन जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी हो, या इसको आप बोल सकते हो कि r की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास वर्त होगा वास्तविक रूप में। दूसरी कंडीशन जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो या आर की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो वर्त होगा एक बिंदु वर्त के रूप में। और जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से छोटी हो या आर की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो जो वृत्त होगा हमारे पास वो एक बिंदु वर्त के रूप, काल्पनिक वर्त के रूप में होगा। अब ये तो चलो हमारे पास बात होगी वर्त की विभिन्न कंडीशंस के रूप में। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें आपसे ये पूछते हैं, इसमें आपको ये बताते हैं कि इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या हम किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के प्लस के 6x और माइनस के 4y और प्लस के 4 बराबर 0। जैसे मैंने ये कोई जनरली कोई क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 4y और प्लस के 4 बराबर 0। अब ये जो हमारे पास वर्त का समीकरण है वो आप देख रहे हो कि ये वर्त का समीकरण किस रूप में हमारे पास, व्यापक रूप में है। अब इस रूप में यदि हम इसकी केंद्र और इसके त्रिज्या ज्ञात करें तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ये जो मैंने आपको समीकरण दिया है इसकी तुलना करेंगे हम वर्त के व्यापक समीकरण से। वर्त का हमारे पास व्यापक समीकरण क्या होता है? वर्त का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0।
यदि हम इन दोनों इक्वेशंस की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो तुलना करने पर आप देख सकते हो हमारे पास कि यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है, x का गुणांक वो कितना है 2g, और यहाँ पर हमारे पास जो x का जो कोफिशिएंट है गुणांक वो इसमें कितना है 6 है। तो यहाँ से हमें g की वैल्यू कितनी मिलती है 3 मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारे पास y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2f, और इसमें कितना हमारे पास -4। तो यहाँ से आपको जो f की जो वैल्यू मिलती है वो कितने मिलेगी -2 मिलेगी। हमें g और f की दोनों की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार हमारे पास इसका जो केंद्र होगा वो क्या होता है -g को -f। g की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर केंद्र क्या हो जाएगा इसका -3, कॉमा f की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2। मतलब ये जो हमारे पास समीकरण था इसका केंद्र कितना आ गया -3,2 आ गया। अब यदि हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या की, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम तुलना करके यहाँ से c की वैल्यू कितनी प्राप्त करते हैं 4, मतलब c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4। अब यदि ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट करते हैं समीकरण में, तो g की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू कितनी है -2, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू इसमें कितनी है 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस, तो ये हो जाएगा -4। अब अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और ये -4। आप देख सकते हो कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है √9, मतलब कितना मिल जाएगा आपको 3। जो हमारे पास वृत्त है उसका केंद्र आपको मिल गया -3,2 और त्रिज्या कितने मिल गया हमें इसके 3। अब एक कंडीशन तो हमारे पास ये होती है। अब यदि हम इसको ऐसे ना करें, एक कंडीशन इसका हमारे पास और है, जैसे इसको हम उस प्रकार भी कर सकते हैं। वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमें वृत्त का समीकरण दिया गया है उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। क्या करेंगे उसका अवकलन। अब अवकलन कैसे करते हैं वो देखिए एक बार। जैसे मैंने माना कि ये मैं वृत्त का समीकरण दिया गया है x² + y² + 6x - 4y + 4, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि इस वृत्त के समीकरण को हम f के इक्वल मानते हैं। माना ये हमारे पास कोई फलन है जो वृत्त का समीकरण है x² + y² + 6x - 4y और +4। अब एक बार हम इस जो वृत्त का समीकरण है इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष और एक बार करते हैं इसका अवकलन y के सापेक्ष। तो ध्यान इसमें हमें यह रखना है कि यदि हम इस अवर्त के अवकलन जो वृत्त का समीकरण है उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर जो y होगा वो एक बिहेव करेगा किसकी तरह, अचर की तरह, मतलब वहाँ पर y कांस्टेंट होगा। और यदि हम इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष तो x का जो भी पद होगा वो कांस्टेंट, मतलब बिल्कुल नियत होगा इसमें। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर अवकलन करते हैं इसका x के सापेक्ष, तो अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो y यहाँ पर क्या लेंगे, अचर लेंगे। तो इसका अवकलन क्या होता है 2x, y² का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 माइनस ये इसमें 0 है और प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास 2x + के 6। जब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की, तो x की वैल्यू कितने मिलती है आपको -3 मिलती है। x की वैल्यू कितने मिल गई आपको -3। अब यदि हम इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे तो x को क्या मानेंगे, अचर। अब इसका अवकलन करने पर ये 0, ये 2y प्लस ये 0, ये -4 प्लस 0, तो क्या मिला हमें 2y + के 4, सॉरी -4, 2y - 4। यदि हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कितने मिलती है, 2 मिलती है। अब आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था हमारे पास उस कंडीशन में जो वृत्त का हमारे पास केंद्र आया था वो क्या था, -g को -f आया था। उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास केंद्र कितना आया था इसका -3,2 ही आया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास x और y की वैल्यू मिलती है वही क्या होते हैं, वृत्त का केंद्र होते हैं। तो अब देख सकते हो हमारे पास कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू कितनी -3 आ गई और y की वैल्यू कितने मिल गई आपको 2। तो ये जो -3,2 है वो क्या है, इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब ये सारे मान इसके अंदर रखकर हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके केंद्र की वैल्यू, सॉरी इसकी त्रिज्या की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका इसका और हमारे पास, वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। वृत्त के व्यापक समीकरण से हम इसका केंद्र और त्रिज्या 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि ये जो वृत्त का समीकरण है इसकी तुलना करेंगे हम वृत्त के व्यापक समीकरण से, और वहाँ से इसकी तुलना करने पर हमें x, g और f की वैल्यू मिल जाएंगी, इसका केंद्र फाइंड आउट कर लेंगे हम। दूसरा तरीका इसका अवकलन करते हैं हम x के सापेक्ष y को कांस्टेंट रखकर, और अवकलन करेंगे इसका y के सापेक्ष x को कांस्टेंट रखकर। तो जो हमें x और y की वैल्यू मिलती है वो इसके केंद्र को रिप्रेजेंट करती हैं।
तीसरा तरीका इसका ये है कि जो हमारे पास ये वर्त का व्यापक समीकरण है इसको हम सरल करेंगे। सरल करने का तरीका ऐसा कौन सा है? पूर्ण वर्ग विधि, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, पूर्ण वर्ग विधि। यदि हम इस समीकरण को सरल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से तो ये जो वर्त का व्यापक समीकरण है वो हमें मिलता है किसके रूप में? वर्त के मानक समीकरण के रूप में। और यदि ये समीकरण हमें वर्त के मानक समीकरण के रूप में मिल जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसकी तुलना करके यहाँ से हम इसकी त्रिज्या और केंद्र इसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चलो इसको हम एक बार करने का तरीका करते हैं इसको। तो देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस के 4y प्लस के 4 बराबर 0, ये हमें दिया गया वर्त का व्यापक समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो x का दिया गया समीकरण है उसको एक बार अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, x का दिया गया समीकरण है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y, ये दिया गया समीकरण है y के रूप में, और प्लस के 4 बराबर 0। अब सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि जो पूर्ण वर्ग विधि है वो होती क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम एक बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पहले से ऑलरेडी एक ही है, तो हमें उसको बनाना नहीं है, मतलब वो पहले से एक ही आपको दिया गया। यदि नहीं होता तो उसको हम एक बनाते हैं। अब क्या करते हैं उसके बाद में, जो हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधे का वर्ग करते हैं। सबसे पहले उसका जो x का कोफिशिएंट उसका पहले आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो उसमें जोड़ेंगे और घटाते हैं। इसी प्रकार ये सेम काम हम इस y वाले द्विघात समीकरण में करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, हमारे पास यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है? 6। 6 का हाफ कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इस समीकरण में हम 9 को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो मैंने इसमें 9 जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर इसमें ये 9 घटा दिया। अब उसके बाद में ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है y के रूप में, y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -4। -4 का हाफ कितना हो जाएगा? -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे। तो +4 कर दिया मैंने, और ये -4, ये -9 कर दिया, इसके लिए -4 कर दिया, और पहले से ऑलरेडी +4 था हमारे पास। तो देख सकते हो आप, ये 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, और बराबर में 0 था। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये जो हमारे पास दिया गया समीकरण है y के रूप में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना हमारे पास? 9, और बराबर में क्या है? 0। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या लिख सकता हूँ उसको मैं? 9। अब आपको पता है कि ये जो 9 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमें समीकरण मिल चुका है वो किसके रूप में है? वर्त के व्यापक समीकरण, वर्त के मानक समीकरण के रूप में। अब यदि यहाँ से इसकी तुलना करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास h की वैल्यू है वो कितनी आएगी? -3 आएगी। h की वैल्यू कितनी आएगी? -3। क्यों? क्योंकि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यदि इसकी तुलना करेंगे हम वर्त के मानक समीकरण से तो आप देखते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो कितनी है? -3, और जो k की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो केंद्र क्या है इसका? -3 को -2, वो पहले से वही आ रहा था, और जो इसकी त्रिज्या है r, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3।